नमस्कार। प्लैनेटेक्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है प्लैनेटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं जो आज के मॉडर्न युग में डे टू डे लाइफ में शायद हमको पता भी नहीं चलता है, हम शायद उसको महसूस भी नहीं करते, लेकिन हम इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट डेली कर रहे हैं। रोजाना कितनी बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। हम इसके बारे में अनअवेयर हैं, जानते तक नहीं है। लेकिन आज के दिन में एक नेटवर्क वर्ल्ड जो है, एक नेटवर्क की दुनिया जो बन चुकी है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप घर के लिए ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कुछ भी जो है ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन जो है, और 10-15 मिनट में आपके पास पहुंच जाती है वो चीज़ें जो है। आप रेलवे में टिकट घर बैठे बुक कर देते हैं, वो टिकट आपको वहीं से बुक हो जाती है। आप बैंकिंग का काम करते हैं, बैंक जाना तो सालों साल तक हम लोग का बैंक जाना रुक गया है, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बैंक से जब चाहें 24 आवर्स जो है हम मतलब कि जो है बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं। यूपीआई का इस्तेमाल करके 24 घंटे कहीं पर भी किसी भी समय हम जो है पेमेंट कर रहे हैं। एयरलाइंस के टिकट जो है वो बुक होती है। एयरलाइंस का सारा ऑपरेशन जो आप देखते हैं, आप चेक इन करते हैं, आपका लगेज बैगेज वगैरह कहाँ जाता है, कैसे आता है, सही जगह कैसे पहुंच जाता है। गवर्नमेंट की स्कीम ले लीजिए, आप आधार हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, इन सबों की आप देखेंगे कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये काम होता है तो कहीं जाएंगे तो कंप्यूटर में डेटा डाली जाती है, तभी वो काम होता है। आपका आधार अपडेशन है, घर से बैठ करके आप कर लेते हैं। अब तो ऐसा भी होगा कि आपको कहीं पर कोई अपने आप को ऑथेंटिकेट करना हो तो अपने मोबाइल में ही ऐप से जो है आप अपने को अपने आइज़ के थ्रू जो है 2-3 बार ब्लिंक करें, आपकी ऑथेंटिकेशन वहाँ हो जा रही है। इनफैक्ट अभी जस्ट मैंने देखा 2-3 दिन पहले जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लागू किया है, हमें लगता है कि जल्द ही स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह में भी लागू हो जाएंगी, कि जो पेंशनर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है उनको साल में एक बार अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जाकर कहीं पर देनी पड़ती थी। सेंटर उसके उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, कहाँ पर जो है उनका होता है वहाँ पर जाके देनी पड़ती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐप बना दिया है। जी हाँ, उस ऐप के थ्रू लॉगिन करें, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है आपके पेंशन वालों के पास में जो रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल से जो है आप ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें। थोड़ी बहुत उसमें जो है सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती है वो कर लें, और देन यू नीड नॉट गो देयर। आप उसको खोलें, फेशियल रिकॉग्निशन आपका करेगा, आइज़ को आप 2-3 बार ब्लिंक करें, चश्मा वगैरह है तो उसको उतार करके तो आइज़ को 2-3 बार सामने रख कर ब्लिंक करें, आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी आधार के डेटा से जो है, और आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट वहीं से बन जाएगा और वो अपनी जगह चला जाएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको एक कंफर्मेशन आएगा कि यस योर लाइफ सर्टिफिकेट हैज बीन सबमिटेड। मैंने आप सोच नहीं सकते कि कितनी किस जगह जो है ये इस ऑनलाइन जो वर्किंग जो है, ऑनलाइन एक्टिविटीज जो है घुसती जा रही हैं, और इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान हुआ है, लोगों की इफ़िशियंसी बढ़ी है, बट लोगों की ज़िंदगी में भी जो है बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। अभी जैसे मैंने पेंशन वाली बात की थी, आप इसमें अंदाज़ा लगा लें, मैं भी पेंशनर हूँ, इसलिए जो है मैं इसको समझ सकता हूँ। अभी तो खैर मेरी हेल्थ ठीक है, बट 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या होगा, नोबडी नोज। यदि आप अपने घर से निकल करके जाने लायक नहीं है, आपका स्वास्थ्य इसकी इजाज़त नहीं देता, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती कि कैसे आप जाते और अपनी लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ देते। और अब इस ऐप के बाद जो है आप घर बैठे बैठे जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दे सकते हैं। तो मैं कहने का ये सेंस है मेरा कि आप डे टू डे लाइफ में जो है ऑनलाइन वर्किंग की हैबिट्स हमारी इतनी ज़्यादा हो गई है, हर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र को उठा लीजिए आप, बैंकिंग के हो का, रेलवे का हो, एयरलाइंस का हो, गवर्नमेंट के लिए है, जॉब्स के लिए अप्लाई करनी हो, कहीं एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करनी हो, मतलब कि आपको एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के डाउनलोड करना हो, कुछ भी करना हो, एवरीथिंग इज बीइंग थ्रू द
ऑनलाइन मतलब कि जो है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये ऑनलाइन पर सारा काम जो होता है तो आफ्टर होता कैसे है? इसके पीछे कौन सा ऐसा तंत्र है जो कि इतनी बड़ी एक्टिविटी और पूरे देश में, और पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में इतने बड़े स्तर पर और करोड़ों लोग जिसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हों और वो चल रही है? जी हाँ दोस्तों, आज उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं और वो चीज़ है डेटा सेंटर। जी हाँ, डेटा सेंटर, आपने सही सुना, डेटा सेंटर की मैं बात करने वाला हूं। डेटा सेंटर के बगैर आज दुनिया नहीं चल सकती है। मतलब आज की दुनिया जैसी दुनिया है, जिस तरह की का हमारा जीवन यापन हो रहा है, जिस तरह के हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में, और जो सर्विसेज हमें मिल रही हैं, वो नहीं मिल सकती बिना डेटा सेंटर के। जी हाँ, वो ज़माना भी हमें, समय भी हमें याद है जहाँ पर बैंकों में जाकर के जो पैसे निकालने के लिए 2-2 घंटे लाइन में लगनी पड़ती थी, और तब हम लोग मतलब कि जो बैंक से पैसे निकाल पाते थे। बाद में फिर एटीएम आया। अब एटीएम के बाद जो है ऑनलाइन हो गया, ट्रांसफ़र किसी पैसे करने हैं, नो नीड ऑफ गोइंग एनीवेयर, आप कर सकते हैं। अपने परचेजेज आपको करने हैं, यूपीआई थ्रू आप कर लेते हैं। माने कितना लाइफ में कितनी बदलाव आए, कितना चेंज आया है, जो कि 15 साल 20 साल पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इसके जो पीछे जो पूरा तंत्र जो काम करता है वो है डेटा सेंटर का। थोड़ा समझते हैं डेटा सेंटर है क्या, और भारत में डेटा सेंटर की क्या स्थिति है अभी, और क्या आगे होने वाला है। थोड़ा उसी पर आज भी हम लोग चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। डेटा सेंटर्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े साइज के जो है एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट होती है जहां बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं, बहुत ह्यूज मेमोरी स्टोरेज की स्पेस होती है वहां पर, और एप्लीकेशन जो कस्टमर जो एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल करता है वो एप्लीकेशन तो वहाँ लोडेड होते हैं सर्वर्स में, और वहीं पर वो चलते हैं। अब मान लिया आप बैंक को ले लें, क्या स्टेट बैंक का जो है ऑनलाइन सर्विसेज सारी कुछ जो होती है, स्टेट बैंक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से जो है, क्या आपको लगता है कि स्टेट बैंक जो है उन चीज़ों को जो है वो डेटा जो है स्टेट बैंक का, कस्टमर का सारा डेटा, उनके ट्रांजैक्शन का डेटा, उनके अकाउंट्स का डेटा, क्या स्टेट बैंक खुद अपने यहाँ सर्वर में रखती है, मेंटेन करती है? नहीं, संभव ही नहीं है। इतना बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना स्टेट बैंक खुद बना सकती है और चला सकती है, बहुत मुश्किल होगा। ये सारा कमाल है डेटा सेंटर का। दरअसल डेटा सेंटर जैसे मैंने बताया कि यहाँ बड़े बड़े ह्यूज साइज के कैपेसिटी के सर्वर्स होते हैं, इनॉर्मस कैपेसिटी की जो है आपकी स्टोरेज फैसिलिटी होती है। जस्ट लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन जैसे हम कहते हैं कि 64 GB हमारा मेमोरी है, 128 GB है, 256 GB है, वहाँ पर टेराबाइट्स के टेराबाइट्स, जो हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स या थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी जो वहाँ क्रिएट की जाती है, और सर्वर्स की कैपेसिटी भी ह्यूज होती है, जो कि एक साथ कितने कस्टमर्स को सर्व कर सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एप्लीकेशन भी जो है, कोई भी बैंक है उसका अपना ओन एप्लीकेशन होता है, सबके बैंक्स के आपने देखे होंगे, आप इंटरफेस डिफरेंट होते हैं, उनका एप्लीकेशन जो है वहाँ लोडेड रहता है डेटा सेंटर में। सर्वर स्पेस जो है उनको एलोकेटेड रहती है कि भैया इतना कैपेसिटी सर्वर का जो है SBI को सर्व करेगा, इतना कैपेसिटी जो है पंजाब नेशनल बैंक को सर्व करेगा, इतनी कैपेसिटी जो है रेलवे वालों को सर्व करेगा, इतना कैपेसिटी जो है ये हायर की जाती है। बेसिकली मेमोरी स्पेस हायर की जाती है, सर्वर की कैपेसिटी हायर की जाती है, और वहीं पर वो एप्लीकेशन लोड किए जाते हैं उन्हीं सर्वर्स पर जो हैं, और वहीं वो चलते हैं। हम और आप जब मान लीजिए SBI का जो है एप्लीकेशन अपने मोबाइल से चाहे अपने लैपटॉप से एक्सेस करते हैं, तो हम किसी स्टेट बैंक में नहीं जाते हैं, हमारे स्टेट बैंक के साइट पर हम नहीं पहुंचते हैं, रादर हम कहाँ पहुंचते हैं, वो डेजिग्नेटेड डेटा सेंटर है जो स्टेट बैंक का है, और उस वहीं पर जाकर के यहाँ हमारे सारे डिटेल्स, हमारे अकाउंट्स के सब हम वहीं लॉगिन करते हैं, और वहीं से हम सारा ट्रांजैक्शन अपने उससे करते हैं, पूरा सिक्योर्ड वे में होता है, और हमारे जो है पूरा अकाउंट डिटेल, ट्रांजैक्शन डिटेल सब वहीं स्टोर भी वहीं की मेमोरी में रहती है। हाँ, ये बात जरूर है कि SBI के कंट्रोल में रहती है, SBI उसका एप्लीकेशन SBI की कंट्रोल में रहती है। जी हाँ,
उस एप्लीकेशन को डेटा सेंटर जो चला रहा है वो फर्म कंपनी जो है या उसको एक्सेस नहीं कर सकती या उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती, या उनका जो है मेमोरी स्पेस या उनका सर्वर का जो है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बट फिजिकली जो है उसको जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उसके हार्डवेयर उसका प्रोवाइड करना, पावर सर्विसेज जो है उसको जो है उसको एक्सटेंड करना, ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा सेंटर जो ऑपरेट करता है उसकी होती है। एसबीआई सिर्फ उस एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है जो कि सिक्योर्ड वे में चलता है, और एसबीआई के लोग जो है अपने अपने ऑफिस से बैठ के उस सर्वर को एक्सेस करते हैं, उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, और कस्टमर भी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से जो उनको एक्सेस करता है और काम होते रहता है। आपने ट्रांजेक्शन करनी है, मैं अपने अकाउंट से किसी आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, वो हमारे अकाउंट से डेबिट करके जो है उतना पैसा जो है पहुँचा देगा उस अकाउंट में जो है, और वहीं पर सारी उसकी जो है हिस्ट्री और ट्रांजेक्शन मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक तरीका है आज की मॉडर्न दुनिया में जो है कैसे ऑनलाइन पर सारी सर्विसेज जो है आ चुकी हैं, करीब करीब सब कुछ आ चुका है, और बड़ी तेज़ी से और जो बचे खुचे सर्विसेज हैं वो भी ऑनलाइन पर लाया जा रहा है। एग्जामिनेशन आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, आपकी जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो आईआईटीज़ के लिए चाहे किसी के लिए, वो भी ऑनलाइन होते हैं। बच्चे जो है जाते हैं वहाँ टेबल बैठते हैं, उनको क्वेश्चन फ्लैश होता है, उसमें टिक मार्क करते हैं सही गलत क्या है, और वो सब डेटा सेंटर में स्टोर होता है। फिर उस डेटा सेंटर से डेटा निकाल के प्रोसेस करके जो है कौन उसमें सक्सेसफुल हुए, कौन अनसक्सेसफुल हुए, किसको कितना मार्क्स है, और सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो आपके एग्जामिनेशन भी जो है वो डेटा सेंटर्स ले रहा है। आपका गवर्नमेंट के सर्व की जो स्कीम सारी कुछ है, जो वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे महिलाओं की जो पेंशन सरकार देती है, या किसान सम्मान निधि जो जाता है, वो सारा का सारा डेटा जो है पूरे कंट्री के लोगों का जो है उसी डेटा सेंटर्स में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, और सरकार उसका इस्तेमाल करके जब जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है स्कीम के तहत जो वहाँ से कर देती है, वो डेटा वहाँ से बैंक को जाता है, इंस्ट्रक्शन जाती है, और बैंक से जो है पैसे आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि डेटा सेंटर्स आज के जो मॉडर्न ज़माने की के प्रेजेंट जो हम जिस समय में जी रहे हैं, डेटा सेंटर्स उसके जो है समझने की हार्ट है। जिस दिन इस हार्ट की हार्ट बीट यदि बंद हो जाती है पूरी दुनिया रुक जाती है। आप कई बार देख चुके होंगे कि डेटा सेंटर्स में प्रॉब्लम आने की वजह से जो है आपकी दुनिया की एयरलाइन सर्विस जो है इतनी बुरी तरह से अफेक्टेड हुई कि ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट पर दुनिया में क्याओस हो गया। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा एक आया था जिसमें पूरी दुनिया में, मतलब भारत में भी जो है लंबी लंबी लाइनें लग गई, मतलब कि एयरपोर्ट पर जो है चेक इन नहीं हो पा रहा है, बैगेज स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, कुछ भी संभव नहीं था। एक दिन तक पूरा क्याओस मचा रहा, हजारों की तादाद में जो है फ्लाइट्स कैंसिल हुए, और बिलियंस एंड डॉलर के जो है बिजनेस अफेक्टेड हुआ एयरलाइंस का जो है, सिर्फ एक दिन के लिए। रात रात तक जाके फिर सर्विसेज नॉर्मलाइज हुई, नेक्स्ट डे से फिर ये चीज़ हुई। ये कहाँ था प्रॉब्लम? कहीं ना कहीं डेटा सेंटर की थी। तो डेटा सेंटर जो है आज के दिन में जो है मैं कह रहा हूँ कि किसी भी देश की प्रगति के लिए एक ऐसी माने मूलभूत सुविधा या मूलभूत रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि जिसके बगैर हम कहें कि हम प्रगति कर लेंगे, असंभव है ये। क्योंकि जब तक ये ऑनलाइन सर्विसेज जब नहीं आएंगे, आपकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि मैनुअली अब इन चीज़ों को करना असंभव रह गया है, और ऑनलाइन सर्विसेज ही एकमात्र उपाय है जिसके तहत जो है आप 140 करोड़ लोगों को डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये एक मई महीने की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स मतलब कि इसको का ये रिपोर्ट है, कहता है कि इंडियाज डेटा सेंटर कैपेसिटी सेट टू सरपास 4,500 मेगावाट बाय 2030 बैक्ड बाय 25 बिलियन इन्वेस्टमेंट डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ये कह रहा है कि भारत का डेटा सेंटर कैपेसिटी जो होगी ये 4,500 मेगावाट को क्रॉस कर जाएगी 2030 तक जो है, और उसके लिए 25 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई मेगावाट में क्या ये चक्कर है? मेगावाट, व्हाई द कैपेसिटी ऑफ डेटा सेंटर इज बीइंग
मेजर्ड बाय मेगावाट। मेगावाट तो नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की कैपेसिटी होती है। कोई पावर प्लांट 500 मेगावाट जनरेट करता है कि 1000 मेगावाट जनरेट करता है, ये उसकी कैपेसिटी है। डेटा सेंटर्स में ये मेगावाट कहाँ से आ गया? तो दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ कि डेटा सेंटर्स जो है बहुत ही पावर हंग्री, मतलब कि समझिए कि इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, बहुत ही पावर, हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करते हैं। और पावर इनका जो है किसी डेटा सेंटर के ऑपरेशनल कॉस्ट का जो है बहुत बड़ा हिस्सा पावर होता है, और जितना बड़ा डेटा सेंटर होगा उतना ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो। जी हाँ, मोटा मोटी यही आप मान लीजिए कि वो जितना बड़ा साइज होगा उतने, क्योंकि उतने एडिशनल इक्विपमेंट्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे, सर्वर्स, स्टोरेज स्पेस, सब कुछ जो लगेगा वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर, आईसी चिप्स वगैरह ह्यूज क्वांटिटी में कार्ड्स वार्ड्स में लगते हैं और सब पावर कंज्यूम करते हैं। तो एक बना लिया गया स्टैंडर्ड की साइज के हिसाब से डेटा सेंटर जो है का एक मेजरमेंट ये है कि जितना ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट उसकी होगी, ये माना जाता है कि वो उतना ही ज़्यादा बड़ा है। यदि 100 मेगावाट का पावर कंज्यूम कर रहा है एक डेटा सेंटर, और दूसरा सेंटर जो है 500 मेगावाट पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ये कहा जाएगा कि साहब दूसरे इसको जो 500 मेगावाट वाले का कैपेसिटी जो है पहले वाले से 5 गुना ज़्यादा है। ये एक वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेबल नॉर्म्स बन चुका है कि डेटा सेंटर की कैपेसिटी जो है मेगावाट में ही नापते हैं। कितने मेगावाट पावर कंजम्पशन किसी डेटा सेंटर का है, दैट शोज इट्स कैपेसिटी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया का डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी जो है 2030 में 4500 मेगावाट को क्रॉस कर जाएगा, और इसके लिए $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अभी हमारी डेटा सेंटर की कैपेसिटी जो है करीब 1300-1400 मेगावाट की है, या 1500 ले सकते हैं आप। तो करीब करीब ये 3 गुना से भी ज़्यादा होने वाला है अगले 5 सालों में, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है? $25 बिलियन का। इंडियाज डेटा सेंटर, ये कह रहा है कि इंडियाज डेटा सेंटर मार्केट इज अंडरगोइंग रैपिड एक्सपेंशन ड्रिवन बाय हाइपर स्केल डिमांड एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जी हाँ, डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है डेटा सेंटर की। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट कोई इंडस्ट्री हो, कोई अपने यहाँ सर्वर्स लगा करके डेटा उसमें स्टोर करना, फिर बीच बीच में उसका एक सर्वर को मेंटेन करने के लिए एएमसी करना, और उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए उसको मेंटेन ऑपरेट करने के लिए, वो भी रखना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती, क्योंकि ये उनका कोर बिजनेस नहीं है। इसलिए, और यदि उसको करना चाहेंगे वो अपना इन हाउस, तो इट विल बी इनॉर्मसली जो है एक्सपेंसिव और इनएफिशिएंट भी होगा। साथ साथ जो है आपको हमेशा टेक्निकल ग्लिचेज आने के उसमें डर रहेगा, और ऐसा मैं अपनी नौकरी के दौरान जो है फेस कर चुका हूँ, जहाँ हमने अपना डेटा जो है खुद अपने सर्वर से मेंटेन किया, और कुछ साल बाद वो सर्वर पुराने हो गए और बहुत एक्सपेंसिव सर्वर थे, और उसके बाद IBM उसका सप्लायर था, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ अब एमसी नहीं हो सकती इसकी, एंड वी वेयर इन फिक्स कि अब क्या करें। अल्टीमेटली वी हैव टू मूव ऑल द डेटा एंड ऑल द आवर एप्लीकेशन टू द डेटा सेंटर। तो आज के दिन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स हो, कोई स्टील प्लांट हो, कोई एल्युमिनियम बनाने का प्लांट हो, कोई FMCG बनाने का प्लांट हो, कोई इंजीनियरिंग गुड्स बनाने का प्लांट हो, कोई ऑटो इंडस्ट्री हो, कोई भी डेटा सेंटर अपने यहाँ नहीं रखता। अपने सारे कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशन जो उनके हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी का मामला हो, चाहे एम्प्लॉयज़ का जो है उनका पेंशन वेंशन का देने का मामला हो, चाहे एम्प्लॉय के HR का डेटा हो, चाहे कंपनी के प्रोडक्शन का डेटा हो, आपकी इन्वेंट्री का डेटा हो, ऑपरेशंस का डेटा हो, हर चीज़ जो है, या ऑनलाइन भी बहुत सी प्रोसेसेस होते हैं, उनको मॉनिटर करने के जो डेटा है, वो सारे के सारे जो है डेटा सेंटर्स में ही लोकेट किए जाते हैं, और वो सिक्योर्ड वहाँ रहते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि जो कंपनी इस्तेमाल कर रही है इसका, उसको जो है एक्सपर्ट्स तो नहीं रखने पड़ते, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं रखनी पड़ती, और हार्डवेयर्स नहीं रखने पड़ते, और उसके मेंटेनेंस के में जो परेशानियां आती हैं उससे वो बचे रहते हैं।
तो ये कह रहा है कि मुंबई एंड चेन्नई लीड इन कैपेसिटी विथ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन हैदराबाद एंड पुणे। एट प्रेजेंट जो मुंबई और चेन्नई जो सबसे बड़े हमारे डेटा सेंटर की जगह है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इन्हीं 2 शहरों में है, लेकिन साथ साथ ये बता रहा है कि मुंबई और हैदराबाद एंड पुणे में बड़ी तेजी से वहाँ डेटा सेंटर की कैपेसिटी बढ़ रही है। डेटा सेंटर ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं है, लेकिन कम कैपेसिटी के हैं। इन्वेस्टमेंट आर surging with a focus on large scale green certified facility to support AI, cloud computing and the digital economy। जी हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग तो आप समझ ही रहे होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग इसी को कहते हैं। आपको पता नहीं है एज ए यूजर कि आपका डेटा कहाँ रहता है। आप बस खाली टर्मिनल बैठे हैं या मोबाइल लेके बैठे हैं, आपका डेटा हो सकता है चेन्नई जा रहा हो, बेंगलोर जा रहा हो, या हो सकता है कि फॉरेन में कहीं वो डाटा जाके स्टोर हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ये मत सोचिए कि वो इंडिया में ही सिर्फ रहेगा। आपके डेटा जो है फॉरेन में भी जा सकते हैं। और भारत सरकार यही कोशिश कर रही है कि भाई अब जितनी भी कंपनियां भारत में बाहर की ऑपरेट करती हैं वो सभी अपने डेटा लोकलाइज करें, यहीं भारत में ही उनका डेटा सेंटर होना चाहिए और यहीं उनको स्टोर किया जाना चाहिए। इसको लेकर के बहुत से अपोजिशन शुरू में थे बहुत सी कंपनियों के, लेकिन भारत सरकार का जो फर्म स्टैंड था कि नहीं, भारत का डेटा भारत में ही रहेगा, इसलिए जो है उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपना डेटा जो है सेंटर जो भारत में लगाएं। और आपने देखा होगा अभी जो है ओपन एआई के जो है जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन जो हैं, उन्होंने शुरुआत में बहुत अपोज किया था कि नहीं डेटा यूएस में ही रहेगा, लेकिन फाइनली दे एग्रीड कि ओके दे विल क्रिएट ए डेटा सेंटर इन इंडिया और भारत में जो एआई के जितने भी डेटा होंगे जनरेट होंगे वो भारत में ही स्टोर रहेंगे। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कहने का मेरा सेंस है कि डेटा सेंटर उनको भी एआई के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है और बहुत ह्यूज साइज के मतलब कि डेटा सेंटर्स की इनके लिए रिक्वायरमेंट होगी आने वाले समय में। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो यही है, क्लाउड में आप बैठे हुए हैं, आप कनेक्ट सिर्फ इंटरनेट से आप कनेक्टेड है, आपका काम कहाँ हो रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं है। आपके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन है, उससे आप लैपटॉप जो कुछ कनेक्ट कर लिए, चाहे मोबाइल कनेक्ट कर लिए, एंड यू आर डूइंग द ऑनलाइन योर वर्क, बट आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है और कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यू डोंट नो। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आपकी कंप्यूटिंग जो है प्रोसेसिंग कहीं क्लाउड में कहीं और दूर हो रही है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, प्रोसेसर्स वहाँ है, मेमोरीज वहाँ पर है, वहाँ प्रोसेस हो रही है। आप सिर्फ एक टर्मिनल लगा के बैठे हुए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में फैला हुआ हो या पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ हो, क्या उसके एम्प्लॉइज अपने ऑफिस में बैठे हैं, उनके पास सिर्फ टर्मिनल हो, इंटरनेट कनेक्शन, नथिंग मोर, कुछ भी नहीं वहां पर। उनको खुद पता नहीं है कि उनका डेटा कहां जा रहा है। अब बैंक में किस जाएंगे, बैंक के एम्प्लॉय को खुद पता नहीं होगा उनका डेटा एक्चुअली है कहाँ काम हो रहा है। बस वो जानते हैं कि हम इंटरनेट कनेक्ट हो जाए, मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है, हमने इस साइट पर जो है ये यूआरएल पर कनेक्ट होना है, कनेक्ट हुए यूजर आईडी पासवर्ड दिए काम करना शुरू हो जाते हैं। दे डोंट नो एट ऑल कि डेटा जा कहाँ रहा है। ये पूरा अरेंजमेंट जो है इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ये क्लाउड है, समझिए इंटरनेट क्लाउड है, कहाँ पर सामान कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। हो सकता है कि प्रोसेसिंग यहाँ हो रही है, मेमोरी कहीं और हो, बहुत सी चीज़ें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज में हो सकती है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई जो है यहाँ पर, और साथ साथ जो इकोनॉमी जो हमारी डिजिटल हो रही, डिजिटाइज कर रहे हैं, हर चीज़ों को डिजिटल उसमें हैंडल किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर की होने वाली है भारत में। India's data center industry is estimated to attract 20 to 25 billion in fresh investment in the next 5 to 6 years। ये बता रहा है रिपोर्ट कि अगले 5 से 6 साल में 20 से 25 बिलियन डॉलर का फ्रेश इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इनफैक्ट मैं मानता हूं कि जिस रफ्तार से बढ़ रही डिजिटल इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है और डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रहा है, और साथ साथ अब एआई का भी जो है इनग्रेस हो रहा है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे जो है काफ़ी एआई का इस्तेमाल खासकर आईटी इंडस्ट्री में और भी इंडस्ट्रीज में शुरू हो रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, 20 to 25 बिलियन डॉलर्स। इट मे गो अप टू 40 to 50 बिलियन डॉलर्स। कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट जिस तरह से बढ़ रही है। The fast growing industry also poised to grow its real estate footprint from then threefold to nearly
55 million square feet by 2030 and from 15.9 million square feet currently। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो चूँकि डेटा सेंटर में बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, छोटे मोटे साइज़ के नहीं, ह्यूज साइज़ के। आप किसी मैं एक जगह विजिट करके देखा हूँ बेंगलोर में एक डेटा सेंटर को, जो है मतलब कि यू विल बी सिंपली सरप्राइज। वो भी जबकि छोटा डेटा सेंटर था, लेकिन उनकी फैसिलिटी देख रहा था कितनी बड़ी बिल्डिंग और कितना अब ज़बरदस्त एयर कंडीशनिंग और पावर का जो है 2 अलग अलग फीडर से उनको पावर मिला हुआ था। क्योंकि पावर जो है डेटा सेंटर का जो है राउंड द क्लॉक 365 डेज जो है उनको 1 सेकेंड का भी पावर डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ऑफकोर्स बैटरी बैकअप उनके पास रहती है और जनरेटर बैकअप भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। इसलिए उनको क्या दिया जाता है, 2 अलग अलग फीडर से जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं और उनसे उनको पावर दी जाती है कि किसी एक फीडर में कोई समस्या आए तो दूसरे फीडर से पावर मिलता रहे उनको। साथ साथ उनके डीजल जनरेटर्स होते हैं और बैटरी बैकअप जो होती है, थोड़ी देर लाइट यदि पावर किस तरह से स्नैप हो जाए तो सारा चीज ऑपरेशन बैठ नहीं जाए तो बैटरी से थोड़ी देर तक चलती है और तब तक जनरेटर या कुछ और स्टार्ट करके काम किया जा सकता है। अब साथ साथ जो है एक और चल पड़ा है कि ग्रीन डेटा सेंटर्स। जी हाँ, ग्रीन एनर्जी से, सोलर एंड विंड एनर्जी से डेटा सेंटर को पावर करने का जो की व्यवस्था हो पूरी दुनिया में चल पड़ी है। और भारत में भी जो है एक गूगल का एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर 1.5 गीगावाट का डेटा सेंटर जो है आ रहा है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। और वहाँ पर जो है 0.9 गीगावाट का, यस 0.9 गीगावाट का, और एक और कंपनी है जिसके 0.6 गीगावाट का है। दोनों मिल के 1.5 गीगावाट का हो जाते हैं। और ये दोनों ही जो है इनके लिए जो है वहाँ करीब 10,000 मेगावाट का जो है लगाया जा रहा है ग्रीन एनर्जी के प्लांट्स जो हैं सोलर और विंड के, ताकि इनका बहुत बड़ा पोर्शन जो है इनको ग्रीन एनर्जी से फीड किया जाए। क्योंकि डेटा सेंटर इतने ज़्यादा पावर हंग्री मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट होते हैं कि यदि वो नॉर्मल जो है उस पर फॉसिल फ्यूल्स वाले पावर प्लांट से पावर ड्रॉ करें तो बहुत बड़ा मतलब कि जो है आपको पॉल्यूशन कंसर्न्स, आपके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ये क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आजकल ग्रीन डेटा सेंटर्स की बात होने लगी है। तो यही कह रहा है कि इनके लिए जो है इनका रियल एस्टेट का रिक्वायरमेंट जो है 3 गुने करीब बढ़ जाने की संभावना। एट प्रेजेंट जो है 15.9 मिलियन स्क्वायर फीट जो प्रेजेंट डेटा सेंटर है 15.9 मिलियन स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो डेटा जगह जो है। और बता रहे हैं कि 2030 तक जो है डेटा सेंटर्स जो इनको स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी करीब 55 मिलियन स्क्वायर फीट। आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि 16 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़ करके हो रहे हैं कहाँ, 55 मिलियन स्क्वायर फीट में 3 गुने से भी ज़्यादा। और इससे रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट जो है आपके बड़े बड़े शहरों में या वैसे शहर जहाँ ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं, अभी तो बड़े शहरों में ही हैं, लेकिन अब ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि ये डेटा सेंटर का बिजनेस टायर 2 और टायर 3 सर्कल सिटीज़ में भी जो है स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि टायर 1 सिटीज़ में जो है रियल एस्टेट का कॉस्ट इतना इनॉर्मस हो चुका है, इतना इनॉर्मस हो चुका है कि वहाँ पर इतना ह्यूज स्पेस हायर करना जो है ऑलमोस्ट मतलब जो है इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अब टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में भी डेटा सेंटर बिजनेस जो है मूव किया जा रहा है। डिफरेंट कंपनी जो है लगाने का विचार कर रही है और वहाँ पर भी जो है अब उनको पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था जो है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या उनसे करके की जा रही है। India's data center industry is expected to attract $20 to $25 billion in fresh investment in the next 5 to 6 years. According to Colliers, जी हाँ 5 to 6 years में 20 से 25 है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे कहीं ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये अभी पिछले 2 साल पहले के एस्टिमेशन है। इससे कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है जो कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते एट प्रेजेंट। इसलिए जो मेरा मानना है कि इट मे गो डबल 40 to 50। द फास्ट ग्रोइंग कोलियर्स इंडिया जो है वो बता रही है द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो पॉइज्ड टू ग्रो इट्स रियल एस्टेट फुटप्रिंट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, 3 गुना बढ़ने वाला है। द डेटा सेंटर सेक्टर इज फ्लोरिशिंग विथ टोटल कैपेसिटी फोरकास्ट टू मोर देन ट्रिपल टू कवर ओवर 4.5 गीगावाट यानी 4500 मेगावाट बाई 2030।
backed by rapid adoption of cloud computing, AI, IoT, and accelerated digitalization across sectors, the report said. जी हाँ, रिपोर्ट ये कर रही है कि 2030 तक जो है हमारी रिक्वायरमेंट जो है डेटा सेंटर की जो है हो जाए, कैपेसिटी जो है वो 4500 मेगावाट से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में जो है अडॉप्ट किया जा रहा है किसको, क्लाउड कंप्यूटिंग को और एआई को और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एक्सेलरेटेड डिजिटलाइजेशन अक्रॉस सेक्टर्स। जी हाँ, हर जगह देखें आपको ऑनलाइन है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। बिहार में तो लैंड रिकॉर्ड्स जो है, ईच एंड एवरी लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो डेटा की कितनी बड़ी ज़रूरत आने वाली है नियर फ्यूचर में। इसलिए मैं बोलूँगी ये 20 से 25 बिलियन जो है बहुत कम बता रहा है, हम बता रहा है ये रिपोर्ट। आज के प्रेजेंट रिक्वायरमेंट देखेंगे तो इट मे गो टू 40 to 50 बिलियन डॉलर्स। और बहुत तेजी से डेटा सेंटर में भारत में इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। From just 307 megawatt in 2018, India's data center capacity has expanded to 1.24 gigawatt this April. जी हाँ, 2018 में पूरे भारत में डेटा सेंटर की कैपेसिटी थी, कितनी थी, 307 मेगावाट का, बस ओनली 307 मेगावाट का। और अभी जो अप्रैल 2025 में है ये करीब हो चुका है 1.26 गीगावाट, मतलब 1200 मेगावाट का करीब करीब हो चुका है। मतलब करीब करीब आपको 4 गुना बढ़ चुका है। कितने सालों में, 7 सालों में। 7 सालों में जो है आप 4 टाइम्स बढ़ चुके हैं, मतलब 25% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से मान सकते हैं। मतलब कितनी तेजी से बढ़ रहा है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये ग्रोथ और तेज होगी क्योंकि डेटा से जो एडॉप्शन हो रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई का और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटलाइजेशन जो चल रहे हैं, हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें डिजिटलाइजेशन नहीं है। जी हाँ, इवन फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं आपके यहाँ, जो 5 किलो अनाज फ्री मिलता है गरीबों को जो सरकार देती है, वहाँ पर भी सब डेटा सेंटर के थ्रू ही उंगली लगाते हैं जिनका राशन कार्ड है, और वो ऑथेंटिकेशन होता है आधार से जो है, और तब उनको जो है वो दिया जाता है सारा डेटा, उन्होंने कितना उनको अनाज कौन सा दिया गया, क्या दिया गया, ऑल डेटाज आर गेटिंग, मतलब कि जो है स्टोर्ड इन समवेयर इन दैट डेटा सेंटर। तो समझ सकते हैं किस लेवल, गांव के उस लेवल तक जहां फेयर प्राइस शॉप जो होते हैं वहां पर भी जो है डेटा सेंटर से लिंक बना हुआ है, और वो वहां से बैठ के डिवाइस के थ्रू जो है डाल रहा है, ऑथेंटिकेशन कर रहा है फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है, और उसको कितना अनाज दिया जा रहा है वो डेटा सारा उसमें डाल रहा है, और वो सारी चीजें जो है सरकार के पास में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। Experts say the industry has also entered transformative phase with hyper-scale expansion across metros and Tier 2 and Tier 3 cities। जैसा मैं बोल रहा था कि टायर पहले अभी तक जो है मैक्सिमम डेटा कैपेसिटी जो थी, डेटा सेंटर कैपेसिटी थी, वो कहाँ थी, हमारे चेन्नई में और मुंबई में। लेकिन जैसा मैंने बताया कि रियल एस्टेट इसके लिए बहुत बड़ा, मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस इनको चाहिए होता है, और रियल एस्टेट स्पेस की जो है जो प्राइसेज जो है आप जानते ही हैं कि बड़े शहरों, खासकर मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, ये सब जो पुणे, ये सब जो हैदराबाद, इन सबों को ले लें तो रियल एस्टेट का कॉस्ट जो है स्काई रॉकेटेड हो चुका है। ये इतनी मन बढ़ गई है, डिमांड इतनी बढ़ने के कारण जो है, तो ये कह रहे हैं कि हाइपर स्केल जो एक्सपेंशन हो रहा है इसके कारण जो है अब डेटा सेंटर्स जो है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में भी मूव कर रही है। लाइक लखनऊ में हो सकता है, नागपुर में हो सकता है, आपको चंडीगढ़ हो सकता है, आपको जयपुर हो सकता है, पटना जैसे शहर में हो सकता है, कहीं पर भी मतलब टायर 2, और इवन उससे भी निचले स्तर के जो है छोटे स्तर का जो है शहर है टायर 3 वाले जो है बनारस में हो सकता है, प्रयागराज में हो सकता है, भोपाल में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। मैंने कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट नाउ ओनली कमिंग इन द मेट्रो सिटीज़ और या बिग सिटीज़ जहाँ टेक सिटीज़ है वहाँ नहीं, अब ये कहीं भी, क्योंकि इनकी लोकेशन जो है कहाँ है, दिस डजंट मैटर एट ऑल। इनको सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए वहाँ पर, स्पेस तो चाहिए प्लस रिलायबल पावर सप्लाई एंड रिलायबल जो है इंटरनेट बैंडविड्थ।
ये दो चीज़ मिल जाए तो ये दुनिया में किसी भी कोने जंगल झाड़ में और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर भी हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि यूज़र को तो पता भी नहीं रहता कि उसका डेटा कहाँ है और कहाँ जा रहा है। तो इसलिए जो है अब इनको मेट्रो सिटीज़ में अब तक जो हो लगता था बड़े शहरों में जो है वहाँ से अब हट करके जो है ये आप देखेंगे पुणे और हैदराबाद भी बड़े मैंने स्तर पर आ रहे हैं। और अब ये सब तो टायर 1 सिटीज़ में आते हैं। बेंगलोर में भी बहुत सारे डेटा सेंटर्स लग रहे हैं और अब तो इवन छोटे शहर नागपुर, चंडीगढ़, जयपुर जैसे शहरों में भी जो डेटा सेंटर्स जो है लगने जा रहे हैं या लग भी चुके हैं छोटे मोटे जो है, बिकॉज कि वहाँ उनके लिए रियल एस्टेट जो है वो चीपर होगा, बिजली सप्लाई जो है वो भी उतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे, तो उनके लिए सुविधाएं हैं, कॉस्ट कम पड़ेगा और ट्रेंड मैन पावर आज के दिन में भी दुनिया पूरे किसी भी शहर में आपको मिल ही जाते हैं। तो वही कर रहा है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी आ रहा है, बिकॉज की जो एक्सपेंशन हो रहा है ये बिल्कुल इस बड़े लेवल पर हो रहा है कि आप अंदाजा लगाना हम लोगों के लिए मुश्किल है। ये कह रहा है कि मुंबई एंड चेन्नई डोमिनेट द लैंडस्केप कंप्राइजिंग मेनली नियरली 2/3 ऑफ द टोटल कैपेसिटी। जी हाँ, अभी जितनी कैपेसिटी है उसका 2/3 जो है मुंबई और चेन्नई में है। मुंबई लीड्स with 41% followed by Chennai at 23%। मुंबई इसलिए है कि आप मुंबई जो है देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर देयर हैविंग देयर हेडक्वार्टर्स देयर। सब सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है देश में जो है उनके भी हेडक्वार्टर्स वहीं मुंबई में ही है और इससे क्या होता है कि वहाँ पर उनकी डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी थी, इसलिए वहीं पास में ही डेटा सेंटर वालों ने डेटा सेंटर बना दिया है। लेकिन अब वो ऐसा मामला नहीं रह गया है। अब चूंकि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है तो इसलिए अब दूसरे शहरों में भी डेटा सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। टुगेदर दीज थ्री मार्क एंड दिल्ली जो है एनसीआर 14% है। टुगेदर विद दीज थ्री मार्केट्स हैव फ्यूल्ड a 3-fold jump in data center real estate in the last 6 to 7 years। जी हाँ, 3-fold jump in data real estate जो है 3 गुने जो है डेटा एस्टेट की रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट इन तीनों शहरों में बढ़ गई है डेटा सेंटर के लिए जो है। द मार्केट इज एक्सपैंडिंग बियॉन्ड लार्ज स्केल को लोकेशन फैसिलिटीज एंड हाइपर स्केल्स टू एज डेटा सेंटर्स ड्रिवन बाई इंक्रीजिंग नीड ऑफ फॉर लोअर लेटेंसी रियल टाइम एनालिसिस, enhanced app performance and business agility, said जतिन शाह, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कोलियर्स इंडिया। ये कह रहे हैं कि अब जो बड़े बड़े लार्ज डेटा सेंटर्स जो थे उसकी जगह पर एज डेटा सेंटर को प्रेफर किया जा रहा है। छोटे मीडियम साइज के या छोटे डेटा सेंटर्स जो हैं बिल्कुल कहीं आप जहां पर आप हैं जो यूजर है उसके बिल्कुल पास में ही कहीं पर है। लखनऊ में कोई है तो लखनऊ में ही शायद कोई डेटा सेंटर ना हो जाए, मिल जाए उसको, तो ये क्या होता है लेटेंसी जो है बहुत कम हो जाती है उसकी। यूज़र की लेटेंसी जो है वो सर्वर तक जो है पहुंचना और वहाँ से डेटा फेच करना जो है इट टेक्स वेरी लेस टाइम। उससे जो है क्या होता है कि आपकी रियल टाइम एनालिसिस जो है बहुत तगड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं लग रहा डेटा आने जाने में जो है एकदम रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल होता है। आपकी एनालिसिस डेटा की बहुत अच्छी हो जाती है रियल टाइम में जो है। इनहांस्ड ऐप परफॉर्मेंस, यदि बैंक है तो बैंक का ऐप जो है वो जो है उसका जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, चूँकि लेटेंसी नहीं है तो एकदम लग रहा है कि जैसे क्लिक किया नहीं कि डेटा आ गई, हमें अपलोड करना है मारा क्लिक किया कि डेटा चली गई। तो ये एज डेटा सेंटर्स को बोल रहे हैं जो कि बड़े शहरों में मेन डेटा से वहाँ से थोड़ा हट करके जो है हो सकता है कि अलग डेटा सेंटर या उन्हीं का एक्सटेंशन वहाँ पर हो जो कि वहाँ पर उस कस्टमर से का डेटा स्टोर कर रहा हो। तो एज डेटा सेंटर जो है वो मतलब कि जो है आ रहे हैं और इनकी ये आ रहे हैं क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरत जो है कस्टमर की बढ़ रही है। लो लेटेंसी, रियल टाइम एनालिसिस, इनहांस्ड ऐप परफॉर्मेंस एंड बिजनेस एजिलिटी, मतलब कि जो है आपको बिजनेस करने में ये नहीं कि साहब हैंग कर रहा है, स्लो हो रहा है, डेटा फेचिंग में टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो है अब एज डेटा सेंटर जो एकदम कस्टमर के पास में कहीं आसपास में हो, इसलिए जो है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में भी ये जा रहे हैं, क्योंकि अब टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के बिजनेस करने वाले या इंडस्ट्री जो वहाँ पर है वो भी अब बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं।
जी हाँ, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले जो हैं, जिनका 2-4-10 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन है, वो भी अपना कोई सर्वर वगैरह नहीं रख रहे हैं, ऑनलाइन जो कुछ करना है उनको, वो उसी कोई ना कोई डेटा सेंटर से हायर कर लेते हैं और उसी से उनका काम चलता है। नो नीड ऑफ कीपिंग कंप्यूटर सर्वर्स और ऑल दिस थिंग्स। दिस growth is expected to drive data center capacity to 4.5 गीगावाट by 2030। जी हाँ, ये कोलियर्स इंडिया जो है वो उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जतिन शाह, वो बता रहे हैं कि दिस ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव डेटा सेंटर कैपेसिटी टू 4.5 गीगावाट बाई 2030, जो कि अभी करीब 1300-1400 मेगावाट के आसपास में है। तो करीब करीब आप जो है मोर देन 3 टाइम्स जो है आप बढ़ने वाले हैं इससे अगले 5 सालों में। The country also offers a cost-effective hosting environment backed by renewable energy and a surplus of nearly 3 gigawatt of power। जी हाँ, क्यों डेटा सेंटर इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में सरप्लस पावर अवेलेबिलिटी और साथ साथ जो है ग्रीन पावर के रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया में लीडिंग प्लेयर हैं। जी हाँ, हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी का जो है 50% जितनी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो हमने क्रिएट कर ली है ग्रीन एनर्जी में जो है। यस, सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन जनरेटिंग रिन्यूएबल पावर। ग्रीन एनर्जी जो है आइदर विंड से या सोलर से। हाइड्रो तो खैर अपना है, वो ग्रीन है, लेकिन वो तो पहले से भी था, बट एट प्रेजेंट जो है विंड और इसकी बात कर रहे हैं हम। तो कह रहा कि इस देश में जो है 3 गीगावाट ऑफ पावर अभी भी सरप्लस है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जितना हम जनरेट करते हैं, तो 3 गीगावाट जो है अभी भी हमारे यहाँ सरप्लस है। और नए नए पावर प्लांट्स बहुत से पाइपलाइन में, जो कि हर कुछ दिनों पर कोई नया पावर प्लांट आ रहा है, इसलिए पावर की शॉर्टेज जो है इस देश में नहीं है। और जैसा मैंने शुरू से मैं बताया, कई बार बोल चुका हूँ कि डेटा सेंटर्स आर द एक्सट्रीमली पावर हंग्री एस्टेब्लिशमेंट। इनको पावर ही चाहिए, पावर ही चाहिए, पावर ही चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। इसलिए जो है ये वैसे देशों में नहीं लग सकते जहाँ पावर की प्रॉब्लम है, पावर की स्कार्सिटी है, वैसे देशों में नहीं लग सकते। और भारत में चूँकि अभी एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्री जो है, आप यूरोप को ले लें चाहे अमेरिका ले लें, आपके यहाँ मैन पावर कॉस्ट इज डैम चीप। एक्सपर्ट्स जो हैं आपके अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो कम पैसे में काम करने वाले हैं। रियल एस्टेट वहाँ के कंपेरेटिवली बहुत चीपर है, और पावर टैरिफ्स भी वहाँ कंपेरेटिवली बहुत चीपर है, और साथ साथ पावर की कमी भी भारत में नहीं है। ये सारे फैक्टर्स मिलके बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो डेटा सेंटर्स जो है, पूरी दुनिया के डेटा सेंटर्स में कहता हूँ, उनको जगह शायद भारत ही सबसे सुटेबल जगह मिलेगी। और भारत की इटसेल्फ रिक्वायरमेंट इतनी इनॉर्मस है कि दुनिया को सर्व करने का शायद आपको फुर्सत नहीं मिलेगी अपनी ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते करते जो है। द कंपनी हैज कमिटेड अराउंड, ये एक सीईओ है इंडिया कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, नोटेड संजीव दासगुप्ता है सीईओ इंडिया कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी है। ये कहते हैं कि द कंपनी हैज कमिटेड अराउंड $1.15 बिलियन इन ए डेटा सेंटर ईच इन मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड बेंगलुरु। 4 डेटा सेंटर ये कैपिटल एंड ये है सीईओ इंडिया कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट ये कंपनी का नाम है। कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट ये कंपनी है, डेटा सेंटर चलाती है ये। इसके जो संजीव दासगुप्ता से सीईओ हैं, ये कहते हैं कि भारत के 4 शहरों में मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड बेंगलुरु में, ये चारों शहरों में $1.15 बिलियन का जो एक अलग अलग हर ईच जो है $1.15 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेटा सेंटर लगाने के। सिर्फ एक कंपनी जो है कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट, ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं, ये सिर्फ एक कंपनी कर रही कि 1.15 ईच, यानी कि करीब करीब जो है $4.6 बिलियन ये इन्वेस्ट करने जा रही है कंपनी 4 शहरों में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में डेटा सेंटर बनाने के लिए जो है। Between 2020 and this April, India added 859 मेगावाट ऑफ न्यू सप्लाई। जी हाँ, 2020 से
और अभी तक 2025 तक जो है भारत ने ऐड किया है 859 मेगावाट कैपेसिटी डेटा सेंटर में ऐड किया है of new supply, with Mumbai contributing 44%, Chennai followed by Chennai and Delhi NCR with a combined share of 42% as per Colliers. Colliers बता रहा है कि मुंबई ने 44% कम शेयर इसमें रहा है और चेन्नई एंड दिल्ली एनसीआर जो है दोनों मिलाकर के 42% है। तो देखो यही तीन शहर मिलकर के जो है चेन्नई, मुंबई और दिल्ली आपका 44% और 42%, मतलब कि 82% ऑफ द डेटा सेंटर कैपेसिटी सिर्फ ये तीन शहर अभी दे रहे हैं। अभी जो नए जो खुल रहे हैं हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, इस सब में जो है आप उनका देख लें तो यू कैन इमेजिन कि कहाँ पहुँचने वाले हैं। Looking ahead in the 5 years through 2023, the primary markets are expected to add 3 to 3.7 gigawatt new capacity. ऐसा जो है 2003 से जो है 2023 का जो फिगर्स से बता रहे हैं कि लुकिंग एड इन 5 इयर्स थ्रू 2023 से लेके आगे 5 साल तक का जो इनका अनुमान है कि प्राइमरी मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू ऐड 3 to 3.7 गीगावाट न्यू कैपेसिटी। जी हाँ, 28 तक जो है बोलते हैं कि ये 3 से लेकर 3 to 3.7 गीगावाट की कैपेसिटी जो है ये ऐड करने वाले हैं। This will be led by Mumbai and Hyderabad at 1 to 1.2 गीगावाट ईच। जी हाँ, इसमें जो है मुंबई और हैदराबाद में दोनों में जो है 1 से लेकर के 1 to 1.2 जी इतना गीगावाट दोनों में ऐसे होंगे। पोजिशनिंग हैदराबाद एज एन इमर्जिंग हाइपर स्केल हब, पुणे एंड चेन्नई विल सी एडिशनल 300 to 450 मेगावाट एंड 400 to 450 मेगावाट रेस्पेक्टिवली। जी हाँ, ये मुंबई में 1.1 से 1.2 गीगावाट का लगने वाला है, हैदराबाद में 1 to 1.2 गीगावाट का लगने वाला है, पुणे में 300 to 450 मेगावाट का लगने वाला है और चेन्नई में 400 से 450 मेगावाट का लगने वाला है। तो ये मिलाकर हो जाता है आपको करीब करीब 3 से 3.7 गीगावाट का जो है आपकी कैपेसिटी ऐड होने वाली है और एग्जिस्टिंग में आप ऐड करेंगे तो इट विल टेक यू अप टू जो मोर देन 4.5 गीगावाट। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से डेटा सेंटर की एक्टिविटी भारत में बढ़ रही है और कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है भारत में इस क्षेत्र में हो रहा है। और ये साफ बता रहा है कि इंडिया में अब हाईटेक क्षेत्र में खासकर क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह में जो है आप दुनिया से पीछे नहीं है। आप देख लें यूपीआई में यू आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो यूपीआई से होते हैं दुनिया में। आप दुनिया के नंबर 1 मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले कंट्री है। क्या कोई आज से 10 साल पहले सोच सकता था कि भारत कोई ऐसी अचीवमेंट कर सकता है? जस्ट नॉट पॉसिबल। जी हाँ, मैं कहा इट वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल 10 years बैक टू थिंक अबाउट कि भाई यूपीआई ऐसा कमाल करेगा कि आपको जो है दुनिया के 50% ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है यहाँ भारत में होगी, यूपीआई करेगा। 18 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई हर महीने करता है। जस्ट इमेजिन करिए क्या इनॉर्मस है। और किसका है ये सब? डेटा सेंटर का कमाल है। सारा कमाल डेटा सेंटर का। कि ट्रांजैक्शन कहाँ से होते हैं? वही बैंकों के थ्रू होते हैं और बैंक्स कहाँ पर? डेटा सेंटर में ही है। और उनका इफ़िशियंट वे में और एकदम ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप पेमेंट करते हैं, तुरंत जो शॉपकीपर है उसको पास पैसे नहीं पहुंचेंगे तो उसको बहुत दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। आप जाएंगे कैसे वहाँ से? आप देखते हैं पेमेंट करते हैं ऑनलाइन यूपीआई से, खट से उसको जो है उसके जो है साउंड बॉक्स में जो आने लगता है कितने अमाउंट अपने पे किए उसको, और देन यू आर फ्री, आप सामान लेते हैं चले जाते हैं। ये सारा का सारा कमाल जो है डेटा सेंटर का ही है। The bullish outlook is backed by several key investment announcements, underscoring growing investor confidence in India's digital infrastructure. ये साफ बता रहा है कि ये आउटलुक जो इतना बुलिश है ये है बेसिकली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें जो है की इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट उन्होंने किए हैं इसके लिए जो है भारत में डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके कारण इतना बुलिशनेस आपको दिख रही है। अंडरस्कोरिंग ग्रोइंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये
इन्वेस्टर्स जो हैं उनका जो कॉन्फिडेंस साफ साफ दिख रहा है कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनको एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त भरोसा हो चुका है कि भाई इसको ग्रो करना ही है, ग्रो करेगा और हमारा बिजनेस भी इसमें बढ़ेगा। इसलिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है। उनको पता है कि गवर्नमेंट जिस रफ्तार से जो है सभी चीज़ों को, पब्लिक सर्विसेज को ऑनलाइन कर रही है, वो इसमें डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट कितनी ज़बरदस्त रूप से बढ़ने वाली है उनको मालूम है। और इसलिए जो है उनको जो है कॉन्फिडेंस ये है कि भारत में बिजनेस उनके लिए है और इसलिए वो इन्वेस्ट करेंगे तो दे विल सेव, इट विल गिव देम ए वेरी गुड रिटर्न। सिंस 2020 about $14.7 billion has already flowed into the sector। करें कि 2020 से ऑलरेडी जो है $14.7 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है डेटा सेंटर में जो है, विथ अनदर $20 बिलियन इन पाइपलाइन। मतलब कि जो है $14.7 बिलियन ऑलरेडी इस सेक्टर में लग चुका है और अनदर $20 बिलियन जो पाइपलाइन में है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लाइन में लगा हुआ है। लोकल डिमांड इज ऑल्सो लीडिंग टू मोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप। यहाँ की अपनी भी लोकल जो डिमांड जो जनरेट हो रही है उसके कारण भी बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। There is growing demand from OTT platform and CDN providers for low latency, high performance content delivery, says Ashish Arora, CEO Nextra by Airtel, operating over 120 edge facilities in over 65 cities and 14 hyper scale data centers। जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी जो है इसी पर उनका चलता है। नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, उनके जो है कंटेंट जो है कहाँ स्टोर रहते हैं, आप जस्ट अंदाज़ा लगा लीजिए। आप जो मूवीज़ देखते हैं या डिजिटल कंटेंट जो देखते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, सर्वर हाँ है, वहाँ पर स्टोरेज स्पेस है, वहाँ तो रहते हैं। वो भी इस डेटा सेंटर को बहुत बड़े उसमें जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स का की इस्तेमाल जो है पिछले कुछ सालों में इतनी बढ़ी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वही कारण देयर इज ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम OTT प्लेटफॉर्म एंड कंटेंट CDN प्रोवाइडर्स फॉर लो लेटेंसी हाई परफॉर्मेंस कंटेंट डिलीवरी। क्योंकि उनमें जो है मूवी दिखाना इसका तो बहुत ज़्यादा डिले जो होता है डेटा ट्रांसफ़र में जो है वो नहीं होना चाहिए, वो लो लेटेंसी वाली चाहिए वो, इसलिए जो है एज फैसिलिटीज़ जो है वो दे रहे हैं। एज फैसिलिटीज मतलब कि शहरों, छोटे छोटे शहरों में भी छोटा स्केल पर डेटा सेंटर लगा के दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसलिए एयरटेल जो CEO नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल ऑपरेटिंग ओवर 128 फैसिलिटी इन ओवर 65 सिटीज एंड 14 हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स। जी हाँ, मतलब कि जो है एज फैस डेटा सेंटर जो है छोटे स्केल के डेटा सेंटर वो 120 शहर में चला रहे हैं और 14 जो है हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है बड़े बड़े शहरों में चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का काम हो रहा है इस फील्ड में जो है। कंटेंट प्रोवाइडर मूवीज जो है जो डिलीवर कर रहे हैं ऑनलाइन जो है वो भी इसी डेटा सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके लिए कितनी ह्यूज कैपेसिटी चाहिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि मूवीज उनको स्टोर करेंगे। एक मूवी जो है कई गीगाबाइट के होते हैं, गीगाबिट्स बाइट के होते हैं, आप हंड्रेड्स ऑफ गीगाबिट के भी होते हैं। आप कितना स्पेस उनको चाहिए और कितनी बड़ी प्रोसेसिंग फैसिलिटी उनको चाहिए। We are also focusing on regional empowerment and have expanded our edge presence in key cities like Agartala, Patna, Guwahati, Sambalpur, गंगागंज एंड विजयवाड़ा। देखिए छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, छोटे नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ टायर 1 या टायर 2 तो नहीं है, टायर 3 में आ सकते हैं, टायर 2 मैक्सिमम आ सकते हैं। इन सब जगहों में भी वो लगा रहे हैं वो एज डेटा सेंटर्स। अगरतला है, पटना है, गुवाहाटी है, संबलपुर है, गंगागंज, विजयवाड़ा। These facilities together bring digital infrastructure accessible far beyond the metros to users from Tier 3 and Tier 2 cities.
तो आप देख लीजिए कैसे मतलब कि जो आपका ये चल रहा है कि आप टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में भी छोटे छोटे स्केल पर जो है अब एज डेटा सेंटर्स लगाए जा रहे हैं, ताकि अब कस्टमर जहाँ यूज़र है उसके आप बिल्कुल पास में आप हैं, ताकि उनको लो लेटेंसी एंड फास्ट रिस्पॉन्स मिले डेटा सेंटर से जो है। These developments in data center space include Adani Connects building a 100 megawatt campus in Chennai and 50 megawatt facility in Noida, with further projects planned in Tier 2 cities. तो ये डेवलपमेंट अदानी ने जो है अदानी कनेक्ट्स एक बिल्डिंग है उनकी जो चेन्नई में है, वहाँ पर 100 मेगावाट की कैपेसिटी लगी हुई है एंड 50 मेगावाट कैपेसिटी जो है अदानी का ही नोएडा में लगा हुआ है। With another projects planned in Tier 3 city, Yota Infrastructure has committed over 39,000 crore in hyperscale campuses, including its operational Yota D1 in Greater Noida. ये Yota D1 एक कोई कंपनी है Yota, उन्होंने जो है 39,000 करोड़ जो है कमिट किया है कि हम हाइपर स्केल बहुत लार्ज स्केल वाले जो है डेटा सेंटर को लगाएंगे इन कहाँ ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में वो लगाने वाले हैं। और कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट अनाउंस 1940 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इट्स सेकंड नवी मुंबई डेटा सेंटर दिस अप्रैल। जी, कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट जो है अनदर जो उन्होंने अनाउंस किया है 1940 करोड़ का जो है, जो कहाँ करेंगे नवी मुंबई डेटा सेंटर में। नवी मुंबई में ऑलरेडी उनका एक डेटा सेंटर है, ये सेकेंड वो लगाने जा रहे हैं this April, and STT, GDC India and NTT Global are expanding with new hyperscale centers in Chennai, Pune, Bengaluru and Hyderabad। जी हाँ, ये है STT, GDC एक कंपनी है इंडिया एंड NTT ग्लोबल, ये भी अपने हाइपर स्केल वाले बहुत ह्यूज लार्ज साइज के जो होते हैं डेटा सेंटर वो कहाँ लगा रहे हैं, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु एंड हैदराबाद में जो है उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनॉर्मस एक्टिविटी चल रही है, डिफरेंट कंपनीज प्लान कर रही है, छोटे बड़े हर तरफ जो है एज डेटा सेंटर, हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ये सब जो है लार्ज स्केल पर प्लान हो रहा है और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ही मूव कर रहे हैं ताकि कस्टमर को जो है अच्छी सुविधा दी जा सके। द ट्रेंड टुवर्ड्स लार्जर हाइपर स्केल फैसिलिटीज एक्सेलरेटिंग सेगमेंटल ग्रोथ। The trend towards larger hyperscale facilities accelerating segmental growth। जी हाँ, बोल रहा है कि हाइपर स्केल वाले जो है उसमें सेगमेंटल ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। एज ऑफ अप्रैल डेटा सेंटर एक्सीडिंग 20 मेगावाट रिप्रेजेंटेड 56% ऑफ टोटल सप्लाई। जी हाँ, 20 मेगावाट तक वाले जो है पूरे सप्लाई का जो है कम से कम 56% जो है वही है 20 मेगावाट तक वाले हैं। अब फ्रॉम 42% इन 2020 बाई माने 2020 में ये 42% थे, अब वो 50% हो गए हैं छोटे साइज के डेटा सेंटर जो कि 20 मेगावाट वाले हैं, और वो अब जो है उनका जो है टोटल डिमांड में जो है 56% इनका मतलब कि जो है ये हो चुका है, शेयर हो चुका है। By 2030 centers above 50 megawatt are expected to make up nearly 2/3 of the total inventory। कहते हैं कि 2030 तक जो है 50 मेगावाट तक वाले जो हमारे जो डेटा सेंटर्स होंगे वो पूरे इन्वेंट्री क्या करीब 2/3 होंगे। मतलब कि जो है 100-200 मेगावाट वाले नहीं, 50 मेगावाट मीडियम साइज के जो है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में जो लगेंगे वो करीब 2/3 हो जाएंगे, 2/3 ऑफ द टोटल कैपेसिटी जो है। मुंबई कंटिन्यूज टू लीड इन द 21 to 50 मेगावाट कैटेगरी। अभी मुंबई में जो है लीड कर रहा है 21 से 50 मेगावाट वाले कैटेगरी में जो है, while चेन्नई हैज इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट मार्केट फॉर फैसिलिटी अबव 50 मेगावाट। जी हाँ, 20 से 20 मेगावाट के बीच वाला जो है मुंबई उसमें डोमिनेट कर रहा है, लेकिन बड़े साइज के जो 50 से ऊपर वाला जो है वो उसमें कौन डोमिनेट, चेन्नई है। जी हाँ, चेन्नई में बहुत बड़े स्केल पर जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, आसपास हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, फार्मास्यूटिकल्स के हैं, और भी खासकर फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स जो आईफोन है, नोकिया, इन सबों का बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स वहाँ पर हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बड़े साइज वाले हाइपर स्केल वाले जो है मुंबई में चेन्नई में दिख रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग सर्जिंग डिमांड फॉर हाई डेंसिटी रैक्स एंड AI रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, चेन्नई में जो है चूँकि वहाँ पर भी बहुत IT कंपनियों का बहुत बड़ा जमावड़ा चेन्नई में भी है, इसलिए जो है वहाँ पर भी जो AI ड्रिवन जो है
डेटा सेंटर की जो रिक्वायरमेंट आएगी और क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट आएगी, इसलिए चेन्नई में बड़े साइज के जो है डेटा सेंटर्स दिख रहे हैं। Additionally, sustainability is also becoming central to the growth sector's evolution. Green certified data centers currently account for about 25% of the market. 25% जो है अभी डेटा सेंटर इंडिया में वो ग्रीन सर्टिफाइड है, मतलब उनको पावर जो दी जा रही कहीं ना कहीं से ग्रीन सेक्टर से दी जा रही है, और ये आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। ये ए शेयर एक्सपेक्टेड टू राइज 30 to 40% बाई 2030 जी 2030 तक जो है ये जो ग्रीन वाले जो है सर्टिफाइड वाले ये करीब करीब 30 से 40% हो जाएंगे। डेवलपर्स आर फोकसिंग ऑन एनर्जी ट्रेंड टुवार्ड्स लार्जर हाइपर स्केल फैसिलिटी इज एक्सेलरेटिंग सेगमेंटल ग्रोथ, ये तो हमने बात कर लिया। इफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन। अब जो है डेटा सेंटर वाले भी इफिशिएंट कूलिंग सिस्टम पर आ रहे हैं, जहां पर कूलिंग में बहुत ज़्यादा पावर जो नहीं कंज्यूम करे वैसे सिस्टम्स पर वो रिलाई कर रहे हैं, ज़्यादा चेंज हो रहा है। और इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी पर ही बहुत ज़्यादा जोर दिया। जैसे मैंने बताया कि विशाखापट्टनम में गूगल जो अपना डेटा सेंटर लगाने जा रहा है वो पूरी की पूरी तरह से जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर ही होगी। ये 0.9 मेगावाट का गीगावाट का वो लगाने जा रहे हैं, और उसके लिए 10,000 मेगावाट का कोई ये मैंने जो है ये ग्रीन एनर्जी का सोलर बेस्ड प्लांट वहाँ लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब ग्रीन एनर्जी जो है एक बिकम ए ग्रीन सर्टिफाइड जो है ये डेटा सेंटर जो है आज के वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट हो रही है। एक्सपर्ट्स बिलीव इंडियाज डेटा सेंटर मार्केट इज मैच्योरिंग क्विकली गिवन बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड पब्लिक पॉलिसी सपोर्ट। लोग कह रहे हैं कि यहाँ की मैच्योर हो रही है, और डिमांड के कारण जो है और पब्लिक का जो पॉलिसी सपोर्ट जो मिल रही है वो भी काफ़ी फेवरेबल है। लुकिंग अहेड, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू पोजीशन इटसेल्फ एज ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। जी हाँ, ये बता रहा है कि ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जो है ये एशिया पैसिफिक रीजन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडर उभर करके जो है लीडर बन करके जो उभर रहा है। तो दोस्तों ये मैं बता रहा था कि कैसे भारत में बहुत बड़े स्केल पर डेटा सेंटर का इवोल्यूशन हो रहा है, डेटा सेंटर्स की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, न सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में बल्कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी जो है मेट्रो सिटीज़ और उसके आसपास में बड़े स्केल के डेटा सेंटर्स आ रहे हैं। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में मीडियम और छोटे स्केल के डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, ताकि कस्टमर्स को जो है अच्छी सर्विस दे दी, लो लेटेंसी रियल टाइम सर्विसेज जो है उनको मिल सके। चूँकि डेटा फेच करना आपके नज़दीक है तो लेटेंसी कम होगी, डेटा फेच करना आसान होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि $25 बिलियन का होने वाला है 2030 तक, मेरा मानना है कि इट मे जस्ट गेट डबल। जिस लेवल पर एक्टिविटी हो रही है और जितने लेवल पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं डेटा सेंटर्स के, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मतलब कि जो है अल्टीमेटली जो है डेटा सेंटर के भारत में उभर करके आने वाला है। और इसीलिए बता रहा है कि एशिया इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एशिया पैसिफिक में जो है भारत जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो नंबर 1 कंट्री बन के उभरने वाला है। तो दोस्तों ये आज का हमारा विश्लेषण था डेटा सेंटर के बारे में। बहुत सी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करके इधर से दी है, थोड़ी उसमें मिसमैच भी हो सकती है मे बी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन 2-3 महीने पुरानी थी, उसी पर मैंने बनाया है। और भी कुछ होता है, कुछ और भी नई इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद मैं कलेक्ट ना कर चुका हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये एक जस्ट एक मोटा मोटी हमने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है कि भारत में डेटा सेंटर्स का ग्रोथ कैसे होने वाला है, और आगे आने वाले समय कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ के कारण डेटा सेंटर का बूम जो भारत में आने वाला है, और एशिया पैसिफिक रीजन में जो है भारत जो है नंबर 1 कंट्री जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बनकर उभरने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।